ठंडी और शांत रात में डॉक्टर्स एक वुमन को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। उसके ऊपर खून से सनी हुई सफेद शीट ढकी हुई थी। एक छोटा बच्चा उस वुमन को चुपचाप देख रहा था। उसकी नजर स्ट्रेचर से बाहर दिखाई दे रहे अपनी मां के ठंडे हाथ पर टिकी हुई थी। उस लड़के के मन में अपनी मां की हत्या की तस्वीरें बार बार घूम रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अंधेरे में खो गया हो, जहां सांस लेने के लिए भी हवा नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि शायद मौत ही इस दर्द से निकलने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन ठीक उसी समय आंसुओं से भरी आंखों वाली एक लड़की ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। लड़के ने सामने देखा और उसे लगा जैसे अंधेरी सुरंग के अंत में कोई रोशनी दिखाई दे गई हो। वह लड़की एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके कपड़े सलीकेदार थे और उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उस लड़की ने उस लड़के को गर्माहट दी और जीने की एक वजह भी। उसने अपने छोटे से नीले बैग में कुछ ढूंढते हुए लड़के का हाथ पकड़ा और फिर उसके हाथ में स्ट्रॉबेरी कैंडी रख दी। लड़की ने उससे कहा कि शायद इस समय उसकी हालत बहुत बुरी है, लेकिन अंत में लाइफ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। उम्मीद से भरे स्वर में उसने बताया कि उसकी माँ कहा करती हैं कि लाइफ एक प्लम की तरह होती है, जो मीठा बनने से पहले हमेशा खट्टा होता है। उसकी बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। लड़की ने कहा कि अगर वह थोड़ा और धैर्य रखेगा तो उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। इसके बाद वह जाने के लिए खड़ी हो गई। तभी निराश लड़के ने उससे उसका नाम पूछा। लड़की मुस्कुराई। उसके गाल पर बटरफ्लाई मार्क था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि उसका नाम एक सीक्रेट रहेगा और अगर फेट ने चाहा तो वे दोनों फिर मिलेंगे। समय बीत गया। एक साफ और खूबसूरत दिन में सफेद फूलों पर पड़ती रोशनी एक लगभग खाली ऑफिस के अंदर फैल रही थी। वहां एक आदमी गर्मी के कारण पसीना बहाते हुए एक स्टूडेंट का इवैल्यूएशन कर रहा था। वृद्ध लिटरेचर टीचर ने ट्रांसफर होकर आई स्टूडेंट से कहा कि उन्हें उससे बहुत उम्मीदें हैं। इसी दौरान लड़की ने उन्हें एक छोटा सफेद क्लॉथ दिया। बटरफ्लाई मार्क वाली ट्रांसफर स्टूडेंट लिन वेक्सिया, जो अब 17 वर्ष की हो चुकी थी, टीचर की प्रशंसा के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि वह उन्हें निराश नहीं करेगी। अपना पसीना पोंछते हुए टीचर ने कहा कि स्कूल ने उसे पहले भी कई बार ऑफर्स दिए थे और उन्हें हैरानी है कि उसने इस बार उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सुंदर हनी कलर्ड आईज वाली लड़की ने सामने बैठे बुजुर्ग को देखा और कहा कि इस बार उसके पास स्कूल का ऑफर स्वीकार करने की एक वजह थी। इसके बाद दृश्य सेकेंड ईयर थर्ड क्लास की ओर बदल गया। क्लासरूम छात्रों की बातचीत और शोर से भरा हुआ था। तभी किसी ने लकड़ी की किसी चीज पर जोर से प्रहार किया, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। लिटरेचर टीचर ने छात्रों को शांत होने के लिए कहा और अपनी नई क्लासमेट का स्वागत करने को कहा, जो जल्द ही उनकी नई क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने वाली थी। लंबे बालों और स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी लड़की ने अपना परिचय लिन वेशिया के रूप में दिया और कहा कि उनसे मिलकर उसे उसके परिचय के तुरंत बाद क्लासरूम में फुसफुसाहट और अटकलों का माहौल फैल गया। लड़की ने टीचर से पूछा कि उसे कहाँ बैठना चाहिए। टीचर ने जवाब दिया कि जहां कोई सीट खाली हो वह वहां बैठ सकती है। तभी एक लड़के ने हाथ उठाकर कहा कि उसके पास वाली सीट खाली है और उसने लड़की को वहां बैठने के लिए आमंत्रित किया। सभी छात्रों की निगाहों के बीच लिन वेक्सिया उस सीट की ओर बढ़ी। उसी समय कुछ छात्रों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अच्छा हुआ वह उस स्टूडेंट के पास नहीं बैठी जो आज क्लास में मौजूद नहीं था। चलते हुए लड़की की नजर रास्ते में पड़े दो खाली डेस्क पर गई। उनमें से एक डेस्क पर एक नोटबुक रखी हुई थी। उसने देखा कि नोटबुक पर वही नाम लिखा था जिसका जिक्र कुछ लड़कियां पहले कर रही थीं। इसके बाद वह उस लड़के के पास बैठ गई जिसने अपना नाम निंगो बताया। परिचय के बाद लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसे भी स्कूल ने रिक्रूट किया था। निंगो ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि स्कूल केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को चुनता है जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, ताकि इंस्टीट्यूशन का हाई स्टैंडर्ड बना रहे। लेकिन लड़की का ध्यान कहीं और था। उसने बस बिना किसी खास रुचि के उसकी बात का जवाब दे दिया। दीवार पर लगी क्लॉक में दोपहर के 2:20 बज रहे थे जब टीचर ने क्लास समाप्त होने की घोषणा की और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को असाइनमेंट्स इकट्ठा करने के लिए कहा। इसके बाद दृश्य स्कूल कॉरिडोर की ओर बदल गया, जहां चलते हुए काले स्कूल शूज दिखाई दिए। स्कूल यूनिफॉर्म पहने लिन वेशिया खाली कॉरिडोर से होती हुई गर्ल्स बाथरूम की ओर बढ़ रही थी। बाथरूम के अंदर कुछ लड़कियां इस बात की शिकायत कर रही थीं कि एक खास लड़का आज स्कूल नहीं आया और वे उसके लिए सज धज कर आई थीं। वे सभी उस लड़के को लेकर मजाक करते हुए हंस रही थीं। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अंदर मौजूद लड़कियों में से एक ने लिन वेक्सिया को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा कि उसे लगा था लड़की मजाक कर रही है, जब उसने कहा था कि वह इस स्कूल में आने वाली है। बाहर स्कूल एरिया पर धूप चमक रही थी। खुश होकर लड़की ने अपने हाथ फैलाए
और कहा कि वेश्या के एग्जाम स्कोर इंस्टीट्यूशन के सबसे अच्छे स्टूडेंट के स्कोर के लगभग बराबर थे, बल्कि कुछ मामलों में उनसे भी बेहतर थे। ये सुनकर हल्की आंखों वाली लड़की ने ड्रिंकिंग रोक दी और फोन से खेलना भी बंद कर दिया। उसने पूछा कि इंस्टीट्यूशन का सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है। शर्माते हुए उसकी फ्रेंड ने एक नाम लिया, बानशंग। यही वही नाम था जिसका जिक्र कई लड़कियां पहले कर चुकी थीं। बटरफ्लाई मार्क वाली लड़की मुस्कुराई और पूछा कि क्या वह वही लड़का है जो ऑब्जर्वेटरी में रहता है। उसकी फ्रेंड ने बताया कि बैन शांग के परिवार ने इंस्टीट्यूशन को 2 लेबोरेटरी बिल्डिंग्स डोनेट किए थे और ऑब्जर्वेटरी भी उसी की थी। फिर ब्रूनेट लड़की ने पूछा कि वह आगे क्या करने वाली है। बिना किसी खास रुचि के लिन वेक्सिया ने कहा कि वह चाइनीज असाइनमेंट लेने ऑब्जर्वेटरी जाएगी। यह सुनकर ब्रूनेट उत्साहित हो गई। उसने क्लास रिप्रेजेंटेटिव का फोन उसके हाथ से ले लिया और कहा कि वह उसकी मदद करेगी। इसके बाद उसने लड़की के फोन में कुछ टाइप करना शुरू किया। रिप्रेजेंटेटिव की ओर आंख मारते हुए उसने घोषणा की कि शनिवार शाम 5 बजे वह लड़के का होमवर्क लेने जाएगी। फिर उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि उस मौके पर उसे क्या पहनना चाहिए। समय बीत गया और शनिवार शाम 5 बजे का समय आ गया। ब्रूनेट मन ही मन सोच रही थी कि स्कूल स्टूडेंट्स को बाहर काम करने की अनुमति नहीं देता और इसीलिए यह उसके काम का आखिरी दिन होगा। तभी उसकी हनी क्लर्ड आइजस के सामने कुछ ऐसा आया जिसने उसका ध्यान खींच लिया। 2 आदमी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। युवती ने तुरंत अपना फोन निकाला और सिक्योरिटी को कॉल किया। उसने बताया कि वह साइबर कैफे में रिसेप्शनिस्ट है और अंदर कुछ लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उसी समय किसी ने साइबर कैफे के काउंटर पर एक आईडी कार्ड फेंक दिया। वह युवक अपने साथ उस लड़के को लेकर चला गया जिससे वह बहस कर रहा था और जाते जाते उसने कहा कि लड़ाई से हुए नुकसान का भुगतान वह कर देगा। काउंटर पर पड़े आईडी कार्ड को देखते ही लड़की का ध्यान उस पर गया। उस कार्ड पर लिखा नाम था बैनशांग। इसके बाद हल्के रंग के शूज बारिश से भीगी सड़क पर दौड़ते दिखाई दिए। लड़की जल्दी में थी और बारिश के बीच दौड़ रही थी। सामने एक लड़का जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वह सामने खड़े व्यक्ति का पैर पकड़कर विनती कर रहा था कि उसे मत पीटा जाए, लेकिन सामने खड़े व्यक्ति ने उसकी विनती को ठुकराते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसने अपने साथ खड़े लड़कों को शुरू करने का आदेश दे दिया। इससे पहले कि कुछ हो पाता, लड़की की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बानशंग ने बस हल्के से अपनी नजर उसकी ओर घुमाई। बटरफ्लाई मार्क वाली खूबसूरत लड़की ने स्थिति को देखते हुए उसे अजीब नजरों से देखा। उसी क्षण अनाथ लड़के ने उस लड़की को पहचान लिया। वही छोटी बच्ची जिसने वर्षों पहले उसकी मदद की थी, अब उसके सामने बड़ी होकर खड़ी थी। चारों की नजरें उसी लड़की पर टिक गईं। लड़की ने कहा कि घुटनों पर बैठा यह लड़का अभी अभी इन 3 लोगों द्वारा लगभग पीटा जाने वाला था। यह सुनकर बानशंग मुस्कुरा दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से बैट जैसी दिखने वाली चीज उठाई और उसे अपने कंधे पर टिका लिया। फिर उसने सामने घुटनों पर बैठे लड़के से कहा कि उसके लिए लोग सिफारिश कर रहे हैं, इसलिए उसे ध्यान से रहना चाहिए। डरा हुआ और टूटी हुई ऐनक पहने लड़का सामने खड़े युवक को देख रहा था जिसने बैट उसके घायल चेहरे पर टिका रखी थी। मुस्कुराते हुए बानशंग ने कहा कि वह उस पर एक फेवर करेगा, लेकिन अगले ही पल उसने कहा कि वह फेवर यह होगा कि वह उसकी पिटाई जारी रखेगा। उसी समय एक हाथ ने धीरे से उसकी जैकेट पकड़ ली और लड़की ने फिर से उसे क्लासमेट बानशंग कहकर पुकारा। कुछ ही देर बाद होंठों के बीच सिगरेट दबाए हुए बानशंग उस लड़की को देख रहा था जिसने उसकी जैकेट पकड़ी हुई थी। उसने ध्यान से उसे देखा और फिर अपना हाथ झटक कर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। गुस्से में लड़की ने पूछा कि वह जमीन पर पड़े लड़के को क्यों पीट रहा है। तभी एक दूसरा लड़का जो काफी हद तक बानशंग जैसा दिखता था तनाव में आ गया और उसने पूछा कि लड़की आखिर क्या कह रही है, लेकिन बानशंग ने उसे आगे बोलने से रोक दिया। इसके बाद उसने बैट को छोड़ दिया। बैट जमीन पर गिर गई और उसकी आवाज सुनकर घुटनों पर बैठा लड़का डर से कांप उठा। जमीन पर गिरती बैट की आवाज के बाद बानशंग ने डरे हुए लड़के से वहां से तुरंत चले जाने के लिए कहा। लड़का बार बार उसका धन्यवाद करता हुआ जल्दी से वहां से भाग गया। इसके बाद काले बालों वाली लड़की ने उससे पूछा कि उसका क्लासमेट CIA के साथ होमवर्क देने का अपॉइंटमेंट था, फिर वह यहां क्या कर रहा था। युवक ने बस एक लंबी सांस ली और अभी अभी खत्म की गई सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ दिया। सिगरेट फेंकने के बाद उसने कहा कि वह ऐसा इंसान नहीं है जो खुद पहल करता हो। जब उसने देखा कि लड़की अभी भी उसकी बात नहीं समझी, तो उसने आगे कहा कि अगर उसके सामने खड़ी इस लड़की जैसी कोई उसके पीछे आए तो शायद उसकी रुचि पैदा हो सकती है, लेकिन लड़की ने गुस्से भरे चेहरे के साथ बस उससे दूरी बना ली। उसी समय उसकी जीन्स की पॉकेट में रखा फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और देखा कि उसकी फ्रेंड का मैसेज था। मैसेज में लिखा था कि लड़का तय जगह पर असाइनमेंट देने नहीं आया और वह घंटों से उसका इंतजार कर रही थी।
बाहर बहुत ठंड थी और एक टाइफून भी आने वाला था। काले बालों वाली लड़की ने मैसेज पढ़ा और तुरंत फोन पर जवाब टाइप करने लगी। उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि चिंता न करे, क्योंकि वह खुद उसे लेने वहां आएगी। बिना पीछे देखे वह मुड़ी और वहां से चली गई। लड़का उसकी जाती हुई परछाई को देखता रहा। तभी उसके भाई ने कहा कि टाइफून आने वाला है। बड़े भाई ने छोटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि अब उन्हें भी निकल जाना चाहिए। सोच में डूबा युवक सामने देखता रहा और मन ही मन आह भरते हुए महसूस करने लगा कि गाल पर बटरफ्लाई मार्क वाली लड़की ने उसे पहचाना ही नहीं। किसी दूसरी जगह पर भारी बारिश हो रही थी। खूबसूरत प्रोटोगोनिस्ट सुंदर काले कपड़ों में खड़ी थी और उदास दिखाई दे रही थी। तभी कोई उसके ऊपर छाता लेकर खड़ा हो गया। उसकी काले बालों वाली फ्रेंड ने उसे बारिश से बचाते हुए माफी मांगी और कहा कि वह ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए देर हो गई। आंखों में आंसू लिए प्रोटोगोनिस्ट ने उसे कसकर गले लगाया और उसका धन्यवाद किया। अपनी फ्रेंड को सांत्वना देते हुए युवती ने कहा कि अगली बार अगर कोई नहीं आए तो उसे इंतजार नहीं करना चाहिए। थोड़ी झिझक के साथ लड़की ने बस इतना कहा कि वह बोर हो रही थी। दोनों वहां से जाने लगीं। तभी उदास दिखाई दे रही लड़की कुछ कहने लगी, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसे भरोसा दिलाया कि वह वहां हुई किसी भी बात के बारे में किसी को नहीं बताएगी। दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे भारी बारिश में साथ साथ चलने लगीं। रास्ते में लड़की ने उन्हें रुकने को कहा क्योंकि उसे कुछ खरीदना था। मुस्कुराते हुए उसने एक वेंडर से पूछा कि क्या उसके पास एक खास ब्रांड की सिगरेट्स हैं। वेंडर ने तुरंत जवाब दिया कि वह ब्रांड सोल्ड आउट हो चुकी है। लड़की ने असहज होकर कहा कि एक व्यक्ति केवल वही ब्रांड पसंद करता है। उसकी बात समझ न पाने वाली काले बालों वाली लड़की अपनी फ्रेंड को देखती रही और मन ही मन सोचने लगी कि क्या बैन जैसा कोई इंसान वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद काले बालों वाली लड़की अपनी बोतल में पानी भर रही थी। उसके पीछे खड़ी कुछ लड़कियां उसकी असाधारण सुंदरता की चर्चा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि वे उससे पूछेंगी कि वह किस क्लास में पढ़ती है। उत्साहित होकर उनमें से एक लड़की उसके पास आई और उसके कंधे को हल्के से छूते हुए पूछा कि क्या वह उससे एक सवाल कर सकती है। लेकिन सामने वाली क्लासमेट की नजर उसके नीले बो टाई पर गई और उसने अजीब भाव से पूछा कि क्या वह एक एफ स्टूडेंट है। समझ न पाने वाली लड़की ने हाँ में जवाब दे दिया। यह सुनते ही दूसरी लड़की ने तिरस्कार के साथ कहा कि कोई बात नहीं। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर मसल दिया और उसे पास रखे ट्रैश कैन में फेंक दिया। फिर वह गुस्से में वहां से चली गई और सोचने लगी कि वह यह कैसे नहीं पहचान पाई कि दूसरी लड़की एक एफ स्टूडेंट थी, ए स्टूडेंट नहीं। काले बालों वाली लड़की और उसकी क्लासमेट यह सब देख रही थीं। उधर उस गुस्से वाली लड़की के साथ मौजूद बाकी दो लड़कियां भी एफ स्टूडेंट होने के कारण उसका मजाक उड़ाने लगीं और कहने लगीं कि वह गरीब दिखाई देती है। तब उसकी क्लासमेट फेंगमो ने उससे कहा कि ए स्टूडेंट्स को नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि वे हमेशा एफ स्टूडेंट्स के साथ घमंडी व्यवहार करते हैं। दोनों कॉरिडोर में साथ साथ चलने लगीं। चश्मा पहने क्लासमेट ने कहा कि वह उसी के पास बैठती है और यह जानकर खुश हुई कि काले बालों वाली लड़की पहले से उसका नाम जानती थी। उसने अपना नाम फेंक मो बताया। इसके बाद परेशान दिखाई दे रही क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने पूछा कि सभी उसे एफ स्टूडेंट क्यों कहते हैं। मो ने समझाया कि ये स्टूडेंट्स लाल बोटाई पहनते हैं जबकि एफ स्टूडेंट्स नीले बोटाई पहनते हैं। इसी तरह उन्हें अलग पहचाना जाता है। फिर भी उलझन में पड़ी लड़की ने पूछा कि ए स्टूडेंट्स और एफ स्टूडेंट्स में आखिर फर्क क्या है। तब एमओ ने बताया कि ए स्टूडेंट्स आमतौर पर अच्छे परिवारों से आते हैं और उनके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वे हर क्षेत्र में सबसे ऊपर रहते हैं। दूसरी ओर एफ स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ के ग्रेड्स खराब होते हैं, कुछ सामान्य परिवारों से आते हैं और कुछ दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आए होते हैं, इसलिए उन्हें कमजोर और साधारण माना जाता है। असल में वे अलग अलग सामाजिक वर्गों के स्टूडेंट्स हैं जो संयोग से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट्स अक्सर एफ स्टूडेंट्स को नीचा समझते हैं जबकि एफ स्टूडेंट्स आमतौर पर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तभी अचानक प्रोटोगोनिस्ट की अपर क्लास फ्रेंड पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। वह कहती है कि वह उसे ढूंढ रही थी और पूछती है कि क्या वे साथ में लंच कर सकती हैं। खींच कर ले जाए जाने पर लड़की बस इतना कहती है कि वह जा रही है। फेंकमो मुस्कुराते हुए उसे अच्छे लंच की शुभकामनाएं देती है। कैफेटेरिया उस समय थोड़ा खाली था। वहां केवल कुछ ही क्लासमेट्स मौजूद थे और खाना काफी स्वादिष्ट दिखाई दे रहा था। फ्रेंड ने बताया कि खाना उसकी पसंद के अनुसार बनाया गया है और अगर काले बालों वाली लड़की को कुछ और चाहिए हो तो वह उससे कह सकती है। इसके जवाब में लड़की ने शुगर फ्री लेमनेड का एक ग्लास उसकी ओर बढ़ाया और शिकायत की कि यह स्वाद उसकी फ्रेंड के लिए ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि वह खुद चीनी वाला ड्रिंक पसंद करती है। आसपास बैठे लोग दोनों को साथ खाना खाते हुए देख रहे थे और इस बात पर हैरान थे कि सीआईए एक स्टूडेंट होने के बावजूद एक एफ स्टूडेंट के साथ बैठी थी।
उत्साहित होकर फ्रेंड ने उसकी परवाह के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह शुगर कम करने की कोशिश कर रही है। उसी समय कैफेटेरिया का दरवाजा खुला। 2 लड़के अंदर आए। उनमें से एक तनाव में दिखाई दे रहा था। बान का दोस्त, जो उसे भाई कहकर बुलाता था, परेशान होकर बोला कि चश्मा पहनने वाले किसी लड़के ने एक महिला के पैसे चुरा लिए हैं। उसने अपने भाई से कहा कि वह उस लड़के की पिटाई कर दे, क्योंकि उसने सबको यह बताया है कि बैन ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। लेकिन तुरंत ही बैन ने उसे रोका और कहा कि उसे ऐसी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब उसके दोस्त ने पूछा कि आखिर वह दोष अपने ऊपर क्यों ले रहा है, तब तक लड़कियां शांति से खाना खा रही थीं। अचानक ब्रूनेट लड़की का ध्यान किसी और गया। उत्साहित होकर उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि वह आ गया है। फ्रेंड ने मुड़कर पूछा, कौन? ब्रूनेट ने जवाब दिया, वह शांग है और वह हमसे 2 सीट पीछे बैठा हुआ है। इतना कहकर ब्रूनेट खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास उठाया और कहा कि वह अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक बदल लेगी, क्योंकि लड़कों को मीठे ड्रिंक्स पसंद होते हैं। उसने कहा कि वह यह ग्लास उसे देगी और साथ ही उससे उस अपॉइंटमेंट के बारे में भी पूछेगी जो उसने मिस कर दिया था। गुनगुनाते हुए वह खुशी खुशी उसकी ओर चली गई। काले बालों वाली लड़की अपनी फ्रेंड को जाते हुए देखती रही। उधर लड़का अपने फोन में व्यस्त था। उसके पास खड़ी नर्वस ब्रूनेट उससे बात करती रही, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस फोन से खेलता रहा। यह देखकर लड़की ने नाराज होकर उसे देखा। कुछ देर बाद ब्रूनेट वापस आकर अपनी फ्रेंड के पास बैठ गई। उत्साहित होकर उसने बताया कि लड़के के सामने पहले से कोक रखा हुआ था, लेकिन उसने फिर भी उसका दिया हुआ ड्रिंक स्वीकार कर लिया। जिज्ञासावश काले बालों वाली लड़की ने वीकेंड अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा। ब्रूनेट ने बताया कि लड़के ने माफी मांगी थी और कहा था कि कुछ अप्रत्याशित हो गया था, इसलिए वह नहीं आ पाया, और क्योंकि उसने उसका ड्रिंक स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। इसी दौरान काले बालों वाली लड़की ने हल्के से उसकी ओर देखा। तभी उसने महसूस किया कि लड़का भी उसे देख रहा था। उसने ब्रूनेट से मिला ड्रिंक उठाया और स्ट्रॉ से उसका ढक्कन छेद कर पीना शुरू कर दिया। ड्रिंक पीते हुए उसके चेहरे पर एक उकसाने वाली मुस्कान थी। उसकी इस हरकत को देखकर लड़की तुरंत दूसरी ओर देखने लगी। वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई और सोचने लगी कि क्या उसने यह जानबूझकर किया था। बाद में दोनों क्लासमेट्स अपनी क्लासरूम की ओर जा रही थीं। चश्मा पहने लड़की ने पूछा कि क्लासरूम में इतनी हलचल क्यों है। अंदर लड़कियों का एक समूह किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना मेकअप ठीक करने की बातें कर रहा था। तभी मो ने उस हलचल की वजह देख ली। बैन क्लासरूम में आ चुका था। एक क्लासमेट ने उससे पूछा कि क्या उसने पिछली रात बास्केटबॉल गेम देखा था। जब काले बालों वाली लड़की उसके पास से गुजरी तो उसने उसकी मौजूदगी महसूस करते हुए उसकी ओर देखा। उसी समय चश्मा पहनी लड़की सामने खड़े लड़के के बारे में बात कर रही थी और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चाइनीज असाइनमेंट दे रही थी। फिर उसने लड़के के टखने पर बने ब्लैक लिली टैटू का जिक्र किया। उसने बताया कि वह टैटू उस लड़की की वजह से बनवाया गया था जिसे वह पसंद करता था, और स्कूल रूल्स भी उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाए। काले बालों वाली लड़की सामने देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। इसी बीच उसकी फ्रेंड ने कहा कि उसके जैसा लड़का शायद केवल ए स्टूडेंट्स में ही रुचि रखेगा। अचानक किसी ने उसकी डेस्क पर एक एक्सरसाइज बुक फेंक दी। लड़की ने सिर उठाकर सामने देखा। वहां बानशंग खड़ा था। उसने उससे कहा कि अगली बार किसी और को भेजना। इस घटना ने पूरी क्लास का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिप्रेजेंटेटिव की क्लासमेट इस छोटी सी बातचीत को देखकर हैरान रह गई और बानशंग की आखिरी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। जब लिन ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, तब काले बालों वाली लड़की मन ही मन सोचने लगी कि यह लड़का शुरू से ही कितना घमंडी और अप्रिय है। उसी समय स्कूल के लाउडस्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुई। सभी स्टूडेंट्स को तुरंत फील्ड में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। न्यू सेमेस्टर के लिए एक मोटिवेशनल मीटिंग होने वाली थी और स्टूडेंट काउंसिल यूनिफॉर्म्स तथा क्लास बिहेवियर की सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करने वाला था। सभी स्टूडेंट्स फील्ड की ओर बढ़ने लगे। तभी चश्मा पहनी क्लासमेट ने देखा कि लड़की ने अपनी यूनिफॉर्म पर आईडी बैज नहीं लगाया हुआ है। लड़की वापस क्लासरूम की ओर मुड़ गई ताकि अपना बैज ढूंढ सके। उसने अपनी क्लासमेट से कहा कि वह फील्ड में उसका इंतजार करे। हॉलवे लगभग खाली था। लड़की कॉरिडोर्स में चलते हुए अपना आईडी बैज खोज रही थी और सोच रही थी कि वह आखिर खो कैसे गया। तभी उसने नीचे देखा। उसके सामने 2 जोड़ी सफेद स्नीकर्स और बाएं पैर पर बना लिली टैटू दिखाई दिया। वह रुक गई। सिर उठाने पर उसने देखा कि बानशंग मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या वह अपना आईडी बैज ढूंढ रही है। बैज उसके हाथ में था। बिना कुछ समझे लड़की ने उसके हाथ से बैज लिया और उसे वापस करने के लिए धन्यवाद कहा। बानशंग उसके थोड़ा और करीब आया। उसने कहा कि उसने उसका बैज नहीं पाया था क्योंकि यह वाला नया था। लड़की उसकी बात नहीं समझ पाई।
ये देखकर लड़का मुस्कुराया और समझ गया कि उसे उसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया है। इसके बाद वह वहां से चलते हुए निकल गया और जाते जाते उसे याद दिलाया कि उसे 12 युआन चुकाने हैं। काले बालों वाली लड़की मुड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी कि अगर वह उसके साथ इतना खराब व्यवहार करता है तो फिर उसकी मदद क्यों करता है। कुछ ही समय बाद मोटिवेशनल मीटिंग के लिए स्कूल फील्ड स्टूडेंट्स से भर गया। चश्मा पहनी निकट दृष्टि वाली लड़की ने अपनी काले बालों वाली क्लासमेट से धीरे से पूछा कि क्या उसे अपना आईडी बैज मिल गया। स्टूडेंट काउंसिल जल्द ही इंस्पेक्शन करने वाला था और लड़की अपने बाल खुले नहीं रख सकती थी। तभी अचानक किसी ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह देखकर उसकी सुंदर निकट दृष्टि वाली फ्रेंड भी हैरान रह गई। स्टूडेंट काउंसिल की लाल बालों वाली लीडर, जिसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ लाल बो टाई पहन रखा था, लिन वेक्सिया के सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा कि क्या लिन को स्कूल रूल्स याद हैं और कहा कि उसके पास अपने बाल बांधने के लिए केवल 1 मिनट है। लेकिन लिन ने समझाया कि वह उस समय अपने बाल नहीं बांध सकती। उसने कहा कि उसकी स्थिति के बारे में स्कूल में आने से पहले ही टीचर्स को बताया जा चुका था। यह सुनकर लाल बालों वाली लड़की ने तिरस्कार से पूछा कि क्या एफ स्टूडेंट्स अब खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे हैं। उसने पूछा कि क्या लिन को लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल भी उस पर नियंत्रण नहीं रख सकता। लेकिन बात करते करते वह अचानक रुक गई। वह लिन को ध्यान से देखने लगी और स्थिति के बारे में कोई नया अनुमान लगाने लगी। इसके बाद वह घमंडी लड़की आगे बढ़ी। उसने लिन की ओर उंगली उठाई और पूछा कि क्या वह इतनी गरीब है कि एक साधारण हेयर टाई भी नहीं खरीद सकती। आसपास खड़े लोग यह सब देख रहे थे। जल्द ही कई स्टूडेंट्स हंसने लगे। उन्होंने काले बालों वाली लड़की को बेशर्म भिखारी कहकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसकी क्लासमेट को छोड़कर लगभग सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे फिर से एफ स्टूडेंट कहकर चिढ़ा रहे थे। लड़की ने शांत स्वर में समझाया कि उसने पहले ही अपनी स्थिति टीचर्स को बता दी है। उसने लाल बालों वाली लड़की से कहा कि वह चाहे तो इसकी पुष्टि कर सकती है। लेकिन यह सुनकर रेडहेड और भी चिढ़ गई। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि लड़की बार बार वही बात दोहरा रही थी। वह लिन की ओर बढ़ी और कहा कि अगर उसने इस स्कूल में प्रवेश लिया है तो उसे रूल्स का पालन करना होगा। उसने दावा किया कि वह खुद लिन के बाल बांधेगी। तभी अचानक किसी ने उन्हें रुकने के लिए चिल्लाकर कहा। साथ ही किसी ने रेडहेड का हाथ पकड़ लिया। वह हाथ लिन की ओर बढ़ते समय उसे रोक चुका था। रेडहेड ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में पूछा कि यह कौन है। उसने कहा कि लोग उसके मामलों में दखल देना बंद करें। लेकिन जब उसने सामने देखा तो वह चौंक गई। उसके सामने ब्रूनेट सीआईए खड़ी थी। सीआईए ने लिन के सामने आकर रेडहेड को रुकने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे अपनी पोजीशन का इस्तेमाल निजी मामलों का बदला लेने के लिए नहीं करना चाहिए। उलझन में पड़ी रेडहेड ने पूछा कि वह लिन का बचाव क्यों कर रही है। उसने यह भी पूछा कि उसका इस लड़की से क्या संबंध है। यह सवाल सुनते ही सीआईए को वह दिन याद आ गया जब वह बारिश में परेशान खड़ी थी और वेश्या उसकी मदद के लिए आई थी। उसने उसे घर पहुंचाया था और उसका साथ दिया था। आत्मविश्वास और अधिकार से भरे चेहरे के साथ सीआईए ने घोषणा की कि उसके पीछे खड़ी यह काले बालों वाली लड़की उसकी फ्रेंड है। यह सुनकर रेडहेड ने दोनों से पीठ फेर ली। वह वहां से चली गई और जाते जाते बड़बड़ाई कि उस एफ स्टूडेंट में आखिर ऐसा क्या खास है। उसके जाने के बाद आसपास खड़े लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। लेकिन लिन का ध्यान केवल उस लड़की पर था जिसने उसे फ्रेंड कहा था। सीआईए उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह उसके साथ है। कुछ दूरी पर 3 लड़के यह पूरा दृश्य देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि उसके दोस्त जेड की लड़कियों को पहचानने की नजर काफी अच्छी है। दूसरे ने कहा कि वेश्या भी काफी खास है। तीनों लड़के उन दोनों लड़कियों को देखते रहे जो आपस में बात कर रही थीं। उसी समय सुनहरे बालों वाला एक लड़का चालाक मुस्कान के साथ बोला कि लड़कियों को प्रभावित करना बहुत आसान है। उसके अनुसार बस उन्हें कोई महंगी चीज दे दो। इसके बाद उसने अनावश्यक रूप से ट्रांसफर स्टूडेंट की टांगों पर टिप्पणी की। उसने कहा कि वे सफेद और सीधी हैं और उन्हें छूना अच्छा लगेगा। अचानक किसी ने उसके कंधे को बहुत जोर से पकड़ लिया। साथ ही किसी ने उसका नाम पुकारा। खतरनाक नजर के साथ बानशंग उसके पीछे खड़ा था। उसने कहा कि उसे उससे कुछ बात करनी है और पूछा कि क्या वे कहीं और जाकर बात कर सकते हैं। अगले दिन पूरे स्कूल में अफवाहें फैल गईं। लोग चर्चा कर रहे थे कि बैन और उस ब्लॉन्ड लड़के के बीच लड़ाई हुई थी। कहा जा रहा था कि यह सब उस अप्रिय टिप्पणी की वजह से हुआ था जो उसने सीआईए के बारे में की थी। बैन का दोस्त यह अफवाह सुनते ही उत्साह से उसके क्लासरूम की ओर भागा। उम्मीद भरी आंखों के साथ वह उसकी डेस्क तक पहुंचा और उसे मास्टर बैन कहकर पुकारा। इससे न केवल बैन का बल्कि उसके पीछे बैठी लिन का भी ध्यान उसकी ओर गया। धीरे से उसने पूछा कि क्या यह सच है कि उसने उस मूर्ख ब्लॉन्ड से सीआईए की वजह से लड़ाई की थी।
बैन शांग ने बस उसे गुस्से से घूरा। ये देखकर लड़का घबरा गया और बोला कि वह दोबारा इस बारे में नहीं पूछेगा। इसके बाद उसकी नजर डेस्क पर रखे पेपर पर गई। उसने देखा कि बैन को टेस्ट में 98% स्कोर मिला था। यह बात लिन का ध्यान भी अपनी ओर खींच गई। वह पीछे बैठी थी और उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। बैन का दोस्त उत्साहित होकर उससे इतना अच्छा स्कोर पाने का सीक्रेट पूछने लगा। इसके जवाब में बैन ने एक मिल्क कार्टन उसकी ओर उछाल दिया और कहा कि उसे खूब दूध पीना चाहिए। यह सुनकर उसका दोस्त परेशान हो गया। उसने कहा कि वह इतनी साधारण बात को इतनी गंभीरता से न कहे। उन दोनों की बातचीत देखकर पीछे बैठी काले बालों वाली लड़की के चेहरे पर हल्की और गर्म मुस्कान आ गई। उसे उनके बीच का माहौल मनोरंजक लगा, लेकिन जल्द ही वह फिर गंभीर हो गई। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि इस स्कूल के टेस्ट्स वास्तव में बहुत कठिन हैं। अगर बैन इतना ऊंचा स्कोर ला सकता है तो वह सचमुच बहुत बुद्धिमान है। उसे उसके बराबर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसी समय बैन उस हरे रंग की बोतल को खोलने की कोशिश कर रहा था। आखिर उसने उसमें मौजूद साफ लिक्विड अपने ग्लास में डाल दिया। उसका जिज्ञासु दोस्त तुरंत पूछ बैठा कि क्या उसने ड्रिंक में मिलाने के लिए सोडा खरीदी है, लेकिन बैन को नमकीन ड्रिंक्स पसंद थे। मुस्कुराते हुए दोस्त उसकी ओर देखने लगा। तभी बैन ने कहा कि हाल ही में उसे मीठे ड्रिंक्स पसंद आने लगे हैं। ये सुनते ही पीछे बैठी लिन अपने फिजिक्स कैलकुलेशंस पर काम करते करते रुक गई। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने लिखना बंद कर दिया और उसका ध्यान भटक गया। कुछ समय बाद ब्रेक के दौरान स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन के कॉरिडोर में घूम रहे थे। लिन और ल्यू आपस में बात कर रही थीं। तभी लिन ने पूछा कि क्या स्टूडेंट काउंसिल फिर से उन्हें परेशान करेगा। ब्रूनेट ने तुरंत जवाब दिया कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने आत्मविश्वास से कहा कि स्टूडेंट काउंसिल ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद ब्रूनेट ने जिज्ञासावश उसे पूछा कि क्या हुआ था। लंबे काले बालों वाली लड़की ने बताया कि उसे अपना आईडी बैज मिल गया था। बैज को देखते हुए उसने कहा कि वह उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रही थी और आखिरकार बैन ने उसे यह बैज दिया था। हालांकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह उसके पास पहुंचा कैसे। यह सुनकर ब्रूनेट लड़की ने कहा कि बान वास्तव में बहुत दयालु है। उसने बताया कि लड़के ने बहुत कम उम्र में बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा था और आर्थिक रूप से सफल होने के लिए काफी मेहनत की थी। इतना ही नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म पर बने एम्ब्लेम्स भी उसी की देखरेख में बनाए गए थे। हैरान होकर ब्रूनेट ने आगे कहा कि बैन का परिवार बेहद अमीर है और शायद इसी वजह से वह पैसे के लिए ऐसी चीजें नहीं करता। मुस्कुराते हुए काले बालों वाली लड़की ने कहा कि जितना अधिक बैन उसे चौंकाता है, उतना ही अधिक ब्रूनेट उसकी ओर आकर्षित होती जा रही है। इसी बातचीत के दौरान लड़की को यह भी पता चला कि बैन ने पिछली बार जो किया था वह वास्तव में ब्रूनेट की रक्षा करने के लिए किया था। यह सुनकर ब्रूनेट घबरा गई और अपनी फ्रेंड से ऐसी बातें न कहने की विनती करने लगी। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने स्वीकार कर लिया कि वह काफी समय से शेंग को पसंद करती है। इसके बाद वह बैन के बारे में बातें करने लगी। उसने बताया कि लड़का बहुत अलग है। वह एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर बेहद जुनूनी है और एक बार किसी खास स्टार को खोजने का निश्चय करने के बाद उसने नॉर्थ वेस्ट के एक ऑब्जर्वेटरी में पूरे 2 महीने बिताए थे, केवल स्टार्स को देखने के लिए। उसने यह भी बताया कि उसे डाइविंग बहुत पसंद है। अपने अच्छे आर्थिक हालात की वजह से वह दुनिया के कई स्वर्ग जैसे स्थानों पर जा चुका है और समुद्र के अंदर की अनगिनत प्राकृतिक सुंदरताओं को अपनी आंखों से देख चुका है। सिर झुकाकर ब्रूनेट ने कहा कि उसे जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स और स्टार्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वह डाइविंग करने की कोशिश करेगी तो शायद समुद्र में डूब जाएगी। फिर उसने दुखी स्वर में स्वीकार किया कि कभी कभी उसे लगता है कि वह बान की दुनिया और उसके शौकों के साथ कभी कदम नहीं मिला पाएगी। यह सुनकर सुंदर काले बालों वाली लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि वह लोगों को सांत्वना देने में अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वह चाहती है कि उसकी फ्रेंड उस लड़के के लिए खुद पर बहुत ज्यादा दबाव न डाले। ब्रूनेट ने उसे एक प्यारे निकनेम से पुकारा। उसने अपनी फ्रेंड के दोनों हाथ पकड़ लिए और उससे विनती की कि वह बैन को जीतने में उसकी मदद करे। 2 दिन बाद काले बालों वाली लड़की और उसकी निकट दृष्टि वाली फ्रेंड क्लासरूम से बाहर निकल रही थीं। चलते चलते निकट दृष्टि वाली लड़की ने कहा कि वह वास्तव में बहुत लकी रही थी। उसे अपना आईडी बैज भी मिल गया था और सीआईए ने भी स्टूडेंट काउंसिल वाली घटना में उसकी मदद की थी। उसने कहा कि एक एफ स्टूडेंट के रूप में उस स्थिति को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन काले बालों वाली लड़की ने समझाया कि उसने वास्तव में अपना आईडी बैज नहीं ढूंढा था। असल में बैन ने ही उसे वह बैज दिया था। यह सुनकर निकट दृष्टि वाली लड़की ने बताया कि बैन ने डायरेक्टर को मना लिया था कि यूनिफॉर्म्स के निर्माण की जिम्मेदारी उसी के पास रहे। तभी अचानक किसी ने वेक्सिया को आवाज दी। गुलाबी बालों वाली एक लड़की उनके पास आई और बोली कि उस वीकेंड शेनरान का बर्थडे है।
उसने बताया कि वेश्या को भी उस सेलिब्रेशन में आमंत्रित किया गया है, लेकिन सुंदर काले बालों वाली लड़की ने बिना किसी रुचि के माफी मांगते हुए कहा कि उस वीकेंड उसके पहले से कुछ कमिटमेंट्स हैं। यह सुनकर पिंक हेयर्ड लड़की ने संदेह भरी नजर से उसे देखा और कहा कि उसने अपना काम कर दिया है, यानी इनविटेशन दे दिया है। इसके बाद वह वहां से चली गई। काले बालों वाली लड़की ने अपनी फ्रेंड को समझाया कि उसके पेरेंट्स एक फ्रूट स्टोर चलाते हैं और वीकेंड में उसे उनकी मदद करनी होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड ने सुझाव दिया कि उसे पार्टी में जाना चाहिए। उसने कहा कि शेनरान जैसा व्यक्ति, जिसने पहले कभी किसी एफ स्टूडेंट को इनवाइट नहीं किया, उसे नाराज करना ठीक नहीं होगा। यह सुनकर लड़की को कुछ याद आया। उसने पूछा कि यूनिफॉर्म्स की जिम्मेदारी शेन के पास है, तो क्या एफ स्टूडेंट्स और ए स्टूडेंट्स को अलग अलग बोटाइजन पहनाने का आइडिया भी उसी का था? निकट दृष्टि वाली लड़की ने कहा कि उसे निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन उसने बताया कि एक एफ स्टूडेंट ने इस व्यवस्था का विरोध किया था। फिर भी एक ए लीडर ने उसकी आपत्ति को यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह स्कूल की ट्रेडिशन है। कुछ ही देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि क्लास शुरू होने वाली है। क्लासरूम में टीचर अपना लेसन समझा रहे थे। उसी समय ब्रूनेट ने चुपके से काले बालों वाली लड़की का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसे अपना फोन देखने का इशारा किया। लड़की ने फोन निकाला और मैसेजेस देखने लगी। मैसेजेस ब्रूनेट की ओर से थे। वह उसे पार्टी की याद दिला रही थी और यह भी बता रही थी कि शेन वहां मौजूद होगा। लड़की कुछ देर तक उन मैसेजेस को सोचते हुए देखती रही। फिर उसने जवाब लिखना शुरू किया कि वह इनविटेशन पहले ही ठुकरा चुकी है, लेकिन अचानक उसे अपनी फ्रेंड के साथ हुई पिछली बातचीत याद आ गई। उसने लिखा हुआ मैसेज डिलीट कर दिया। अंत में उसने नया मैसेज भेजा। उसने लिखा कि वह उसकी मदद करेगी और वे दोनों साथ में पार्टी में जाएंगी, लेकिन उसी समय उसके सामने बैठे लड़के ने उसकी डेस्क पर एक नोटबुक फेंक दी। काले बालों वाली लड़की ने छोटे ऑरेंज नोटबुक के पन्ने पलटे। अंदर उसे बैन की लिखी हुई एक नोट मिली। उसमें लिखा था कि पैसे देने के लिए धन्यवाद, लेकिन वह कैश स्वीकार नहीं करता। नीचे एक नंबर भी लिखा हुआ था। साथ ही नोटबुक में वे सारे बिल्स भी रखे थे जो लड़की ने उसे दिए थे। ये देखकर लड़की थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने सामने देखा और बैन के भूरे बालों को देखा। वह अपनी मुट्ठी पर सिर टिकाए सामने देख रहा था। लड़की एक हाथ में नोट पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से अपने फोन पर कुछ खोज रही थी। उसने बैन का नाम सर्च किया और सोचने लगी कि उसका सरनेम बैन केवल एक नाम है या फिर उसका संबंध इंग्लिश के फॉरबिडन शब्द से है। उधर बैन अपने फोन में व्यस्त था और पीछे बैठी लड़की बार बार उसकी ओर देख रही थी। उस रात अंधेरे में उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी थी और अब मैसेजेस भेजने की परमिशन मिल गई थी। लड़की अपने बिस्तर पर बैठी फोन से खेल रही थी। वह 12 यूएन की ट्रांसफर को देख रही थी जो उसने बैन को भेजी थी, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई थी। वह असहज होकर फोन को घूरती रही और सोचने लगी कि आखिर उसने दोपहर में ट्रांसफर कर दी थी, फिर भी बैन को पैसे क्यों नहीं मिले। थोड़ी देर बाद वह अधीर होकर अपने गुलाबी पिलो पर लेट गई और गुलाबी ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की तैयारी करने लगी। तभी उसका ग्रे फोन विब्रेट हुआ। नई नोटिफिकेशन देखकर वह तुरंत फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन नोटिफिकेशन बैन की नहीं थी। वह उसकी ब्रूनेट फ्रेंड का मैसेज था। फ्रेंड पूछ रही थी कि उसने जो 3 आउटफिट्स भेजे हैं उनमें से पार्टी के लिए कौन सा पहनना चाहिए। निराश होकर लड़की ने जवाब दिया कि एक खास आउटफिट उस पर सबसे अच्छा लगेगा। जैसे ही वह जवाब भेज रही थी तभी अचानक बैन का मैसेज आ गया। उसने लिखा था कि वह उसकी ट्रांसफर स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही उसने एक डिटेल्ड लोकेशन भी भेजी थी और कहा था कि रास्ते में खो मत जाना। मैसेज पढ़ते ही लड़की शर्म से भर गई। हालांकि वह केवल फोन पर उससे बात कर रही थी, फिर भी उसने तुरंत खुद को ब्लैंकेट के अंदर छिपा लिया। वह सोचने लगी कि बैन को कैसे पता चला कि वह पार्टी में जाने वाली है। साथ ही वह यह भी समझ नहीं पा रही थी कि उसने ट्रांसफर क्यों रिजेक्ट कर दी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि वह इन बातों को जानना भी नहीं चाहती। अगली दोपहर काले बालों वाली लड़की एक छोटे बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसने जीन्स और बेज ब्लाउज पहन रखा था। वह अपने फोन पर CIA को मैसेज भेज रही थी और बता रही थी कि वह पहाड़ के नीचे पहुंच चुकी है, लेकिन उसे लोकेशन तक पहुंचने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसने लिखा कि उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत खराब है और पूछा कि क्या CIA आकर उसे ले सकती है। समय बीतता गया। सूरज डूब गया और अंधेरा छाने लगा। लड़की बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गई। उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और पूछा कि क्या उसने उसका मैसेज देखा है। दूसरी तरफ CIA पूछ रही थी कि क्या वह ऑलरेडी पार्टी में पहुंच गई है, लेकिन पार्टी के शोर की वजह से वह ठीक से कुछ सुन नहीं पा रही थी। उसके आसपास मौजूद लोग उसे बार बार फोन रखने के लिए कह रहे थे। आखिरकार उसने बस इतना कहा कि वह उसे लेने नहीं आ सकती क्योंकि वह बहुत व्यस्त है।
कॉल खत्म होने के बाद लड़की ने सोचा कि यूं भटकने से बेहतर है कि वह घर वापस चली जाए। उसे डर था कि कहीं वह रास्ता न भटक जाए। तभी अचानक एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। बटरफ्लाई मार्क वाली लड़की उसकी अचानक उपस्थिति से चौंक गई। कार की पीछे वाली खिड़की धीरे धीरे नीचे आई। अंदर ब्लैक हुडी पहने बैन बैठा हुआ था। उसने अपना हाथ खिड़की के किनारे पर टिकाया और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह रास्ता भटक गई है। इसके बाद कार रोशनी से जगमगाती लंबी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ने लगी। दोनों पीछे वाली सीट पर बैठे थे। वे न तो एक दूसरे की ओर देख रहे थे और न ही कोई छोटी मोटी बातचीत कर रहे थे। तभी ड्राइवर ने अर्थपूर्ण नजर से अपने बॉस को चेतावनी दी। उसने कहा कि माउंटेन रोड पर बहुत सारे टर्न्स हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ रखा था और माउंटेन रोड के तेज मोड़ों पर कार को घुमा रहा था। तेज रफ्तार के कारण कार बार बार झटके खा रही थी और काले बालों वाली लड़की अपनी सीट पर दाएं तरफ खिसक जाती थी। कई बार वह अनजाने में अपने बगल में बैठे बैन से टकरा भी जाती थी। एक बार उसका हाथ सीधे उसके सीने पर जा लगा। हैरान होकर लड़की ने पहले अपने हाथ की ओर देखा और फिर सामने बैठे लड़के के चेहरे की तरफ नजर उठाई। स्थिति को समझते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। तभी उसकी नजर बैन की इंडेक्स फिंगर पर पड़े छोटे से कट पर गई। वह वही चोट थी जो पहले उसके कैक्टस के कांटे की वजह से लगी थी। लड़की तुरंत पीछे हट गई और उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगने लगी। इसके बाद उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक गुलाबी बैंडेड निकालकर उसे दे दिया। उसने कहा कि वह इसका इस्तेमाल कर ले। बैन ने बैंडेड को किनारे से पकड़ा और अपने दांतों की मदद से उसे खोला। फिर उसने अपनी उंगली पर वह गुलाबी बैंडेड लगा लिया। उसे देखते हुए लड़की ने पूछा कि वह अभी तक पार्टी में क्यों नहीं था। उसने कहा कि उसने उसकी तस्वीर अपने क्लासमेट्स के साथ पहले ही पार्टी में देखी थी। बैन ने अपनी धूसर आंखों से उसकी ओर देखा। आराम से खड़ा रहते हुए हाथ पॉकेट्स में डाले उसने बताया कि वह शेनरॉन के भाई की मदद के लिए कुछ सामान खरीदने बाहर गया था। फिर उसने यह भी कहा कि वह यह देखने निकला था कि कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। ये सुनते ही काले बालों वाली लड़की समझ गई कि वो उसी की बात कर रहा है। शर्म के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ देर बाद वो काली कार एक विशाल मैंशन के सामने जाकर रुकी। उस भव्य भवन के सामने कार किसी छोटे बीटल जैसी दिखाई दे रही थी। ट्रंक खुला हुआ था। बैन अपने ड्राइवर के लिए बॉक्सेस उठाने लगा। उसने कहा कि ड्राइवर की उम्र ज्यादा है और उसकी कमर भी कमजोर है। दयालु लड़की ने भी मदद करने की पेशकश की, लेकिन बुजुर्ग ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा कि उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही देर बाद लड़की हवा में तैरते रंग बिरंगे बलून्स को देखकर मोहित हो गई। वे केवल एक स्ट्रिंग से बंधे हुए थे और बैन ने उसे वही बलून्स पकड़ने के लिए दिए थे। उसे देखकर वह फिर प्रभावित हुई। बैन ने कहा कि वह बाकी सामान खुद उठा लेगा और उसे कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। चलते चलते बैन ने पीछे मुड़कर पूछा कि क्या वह कैक्टस ही शेनरॉन के लिए बर्थडे गिफ्ट था। यह सुनकर लड़की उदास हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि वह कैक्टस उसके लिए बहुत खास था और उसके पास कोई महंगा गिफ्ट खरीदने के पैसे भी नहीं थे। उसे लगा कि शायद बैन उसके गिफ्ट को मामूली समझ रहा है, लेकिन तभी बैन अचानक उसके करीब आ गया। उसकी इस हरकत से लड़की फिर से शर्मिंदा हो गई। अचानक उसने उसके हाथों से कैक्टस ले लिया। हैरान होकर लड़की ने पूछा कि वह क्या कर रहा है। बैन ने कैक्टस को थोड़ा ऊपर उठाया और मजाकिया अंदाजे में कहा कि इसने पहले उसकी उंगली में कांटा चुभोया था क्योंकि यह उसके साथ जाना चाहता था। लड़की अभी भी उलझन में थी। उसी समय उसने उसकी ओर एक बैंगनी रंग का गिफ्ट उछाल दिया। फिर वह मुड़ गया और कहा कि वह गिफ्ट बर्थडे गर्ल को दे देना। लड़की ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि उसने उस कैक्टस की बहुत समय तक देखभाल की है और अगर वह ऐसा गिफ्ट देना चाहता है तो उसे खुद एक कैक्टस उगाना चाहिए। लेकिन अगले ही पल बैन ने बताया कि बर्थडे गर्ल को कैक्टस से एलर्जी है। यह सुनकर लड़की चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वह उसके गिफ्ट का मजाक उड़ा रहा था या उसकी मदद कर रहा था। वह सोचने लगी कि शायद उसने उसकी बात को गलत समझ लिया। उसी समय आगे चल रहा बैन अचानक रुक गया। उसने थोड़ा मुड़कर पूछा कि क्या वह उसके साथ पार्टी में चलेगी। लड़की ने तुरंत हाँ में जवाब दे दिया। पार्टी के अंदर उस समय कई लोग बैन के बारे में बातें कर रहे थे। बर्थडे गर्ल पहले ही पहुंच चुकी थी और सभी पूछ रहे थे कि बैन अभी तक कहां है। तभी डोर खुला। सफेद स्नीकर्स की एक जोड़ी अंदर दिखाई दी। बैन अंदर आया और उसके ठीक पीछे वेक्सिया भी थी। उन दोनों का साथ में पहुंचना तुरंत चर्चा का विषय बन गया। कई लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह लड़की केवल स्टेटस में रुचि रखती है। उसी समय ब्रूनेट जल्दी से उनके पास आई। उसने देर से मैसेज देखने के लिए माफी मांगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए बैन को धन्यवाद दिया जो उसके पास से गुजरकर आगे जा चुका था। बैन ने बस हल्की मुस्कान दी। वह अपने बटलर के पास गया और उसके हाथ में पकड़ा बॉक्स उसे दे दिया। दोनों फ्रेंड्स यह सब देख रही थीं।
लड़की बैन को लेकर चिंतित दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसे आश्वस्त किया कि उसे उसकी प्रतिक्रिया की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ ही देर बाद रेड हेयर्ड बर्थडे गर्ल उनके पास आई। काले बालों वाली लड़की ने उसे बर्थडे गिफ्ट दे दिया। बर्थडे गर्ल को लगा था कि उसे केवल CIA की फ्रेंड होने के कारण इनवाइट किया गया है। उसे यह भी विश्वास था कि उसका गिफ्ट सस्ता और साधारण होगा, लेकिन जैसे ही उसने गिफ्ट खोला, वह हैरान रह गई। गिफ्ट बिल्कुल वही था जो वह चाहती थी। उत्साहित होकर उसने पूछा कि उसे यह कैसे पता चला और उसने ये गिफ्ट कहां से पाया। अब वही लोग जो पहले उसके बारे में बुरा बोल रहे थे उसकी तारीफ करने लगे। मुस्कुराते हुए बर्थडे गर्ल ने दोनों फ्रेंड्स को अंदर आकर कुछ खाने के लिए कहा, लेकिन काले बालों वाली लड़की का ध्यान केवल कमरे के दूसरे कोने में खड़े बैन पर था। वह अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था। उसे देखकर लड़की सोचने लगी कि केवल सावधान और सतर्क रहने के अलावा भी लोगों से निपटने के और तरीके होते हैं। उसी समय बैन ने लाल कपड़े में लिपटी एक कैंडी खोली। उसने धीरे धीरे उस लाल कैंडी को अपने मुंह में रखा। मुस्कुराते हुए वह सोच रहा था कि रात में उसके साथ आई लंबी काले बालों वाली लड़की अभी भी पहले जैसी ही है, और उसके लिए इतना ही काफी था। विशाल और शानदार रूम लोगों से भरा हुआ था। सीलिंग के पास बलून्स तैर रहे थे और माहौल बेहद जीवंत था। बान के फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठा एक ब्लॉन्ड लड़का सोफा पर बैठी एक लड़की को देख रहा था। उसने कहा कि वह लड़की बहुत खूबसूरत है। उसने पूछा कि लंबे काले बालों वाली वह सुंदर लड़की कौन है जो पहले बैन के साथ आई थी। उधर वेक्सिया एक बेहद महंगे सोफा पर बैठी थी। वह पूरी तन्मयता से एक मध्यम आकार का पजल जोड़ रही थी। ब्लॉन्ड ने शरारती अंदाजों में कहा कि वह लड़की अकेली बैठी होगी। उसने सुझाव दिया कि वे उसे अपने ग्रुप में बुला लें। उसने कहा कि अगर वह ए स्टूडेंट्स की परवाह नहीं करती तो उन्हें भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी चुपचाप सब सुन रहा बान अचानक गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। उसने पूछा कि क्या वे लोग मुसीबत ढूंढ रहे हैं। ब्लॉन्ड उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गया। आखिरकार उसने मुस्कुराकर हार मान ली और कहा कि लड़की बान की है, इसलिए वे उसे नहीं बुलाएंगे। कमरे के एक कोने में खड़ी ब्रूनेट ने यह पूरी बातचीत सुन ली। वह असहज महसूस करने लगी। वह तो केवल बैन के लिए जूस लाने आई थी, लेकिन अनजाने में सब सुन बैठी। ये सोचकर उसके मन में सवाल उठा कि जिस लड़के को वह पसंद करती है, वह उसकी बजाय उसकी फ्रेंड को लेकर इतना चिंतित क्यों है। उधर काले बालों वाली लड़की अभी भी पजल में व्यस्त थी। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। CIA उसके पास आकर बैठ गई और उसे ऑरेंज जूस दिया। हंसते हुए उसने कहा कि अब से वह बान को हर दिन मिल्क पिलाएगी। फिर उसने उस मिल्क ब्रांड का नाम लिया जो बान को पसंद था। यह सुनकर उसकी फ्रेंड ने उसे अजीब नजरों से देखा और तुरंत पूछा कि उसे यह सब कैसे पता है। CIA को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि पूरे स्कूल को पता है कि अमीर लड़का मिल्क पीता है, और वैसे भी वह रोज क्लास में उसके पीछे बैठती है। यह सुनकर लड़की मुस्कुरा दी। CIA ने भी सहमति में सिर हिलाया और सोचा कि शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। तभी दोनों का ध्यान किसी और तरफ गया। उन्होंने मुड़कर देखा। एक लड़की अपने हाथों में कुकीज का छोटा बॉक्स पकड़े खड़ी थी। उसके चारों ओर कई लड़के खड़े थे। कुछ लड़के अपने दोस्त को रोकने की कोशिश कर रहे थे। घमंडी ब्लॉन्ड पूछ रहा था कि वह कुकीज क्यों छिपा रही है। उसने कहा कि वे भी कुकीज खाना चाहते हैं। इतना कहकर उसने बॉक्स छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। डरी हुई लड़की कांपने लगी और बॉक्स को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन अचानक पीछे खड़े एक लड़के ने उसे पीठ पर लात मार दी। उसने कहा कि ब्लॉन्ड ने उससे सवाल पूछा है, इसलिए उसे जवाब देना चाहिए। लड़की सीधे ब्लॉन्ड के पैरों के पास गिर गई। ब्लॉन्ड ने शिकायत की कि वह लगभग उसके ऊपर गिर गई थी। नीले बालों वाली लड़की फर्श पर कांप रही थी, जबकि बाकी लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसी समय कॉरिडोर के अंत में काले बालों वाली लड़की दिखाई दी। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। गुस्से से भरकर वह उनकी ओर बढ़ने लगी। उसे वे लड़के पाखंडी और क्रूर जानवरों जैसे लग रहे थे। लेकिन तभी एक पीला हाथ, जिसकी उंगली पर गुलाबी बैंडेड लगी थी, ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हाथ बैन का था। उसने उसे दूसरी दिशा में खींच लिया और दीवार के पास ले जाकर रोक दिया। अब भी उसका हाथ पकड़े हुए वह उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। गुस्से से भरी लड़की ने पूछा कि वह खुद को क्या समझता है, लेकिन अगले ही पल उसने पहचान लिया कि सामने बैन खड़ा है। बैन ने उसका हाथ छोड़ दिया और शांत स्वर में कहा कि वह वही है। उसके दूसरे हाथ में सिगरेट थी। दोनों ने फिर पीछे मुड़कर देखा। बैन ने उससे कहा कि वह शांत रहे और बस थोड़ा इंतजार करे। उधर वे मूर्ख लड़के अब भी उस लड़की को परेशान कर रहे थे। वह लड़की अब भी फर्श पर बैठी हुई थी। ब्लॉन्ड ने कुकीज का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका स्वाद बहुत खराब है। उसने पूछा कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह ऐसी चीज यहां लेकर आई। एक सफेद स्नीकर जमीन पर गिरे कुकी क्रम्स पर आकर रुका।
ब्लॉन्ड झुककर लड़की के सामने बैठ गया। उसने अपमान करने के लिए उसकी फॉरहेड पर उंगली रखी और पूछा कि क्या कुकीज बनाते समय उसने अपनी सलाइवा भी उसमें मिला दी थी। बाकी लड़के उसकी बात सुनकर हंसने लगे और उसे और भी घिनौना बताने लगे। लड़की अब भी घुटनों के बल बैठी हुई थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वेश्या यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन बैन उसका हाथ पकड़े हुए था ताकि वह बीच में ना जाए। घृणा से भरी लड़की ने पूछा कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि वे लोग उस लड़की को बुली कर रहे हैं। गंभीर स्वर में बान ने कहा कि अगर अभी कोई बीच में गया तो बुलीज और भी ज्यादा भड़क जाएंगे। लड़की ने तुरंत पूछा कि अगर वे गुस्सा हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अधीर होकर उसने कहा कि उसे जाने दे, वह अब और यह सब नहीं देख सकती थी। लेकिन बैन ने उसे रोक लिया। उसने उसे उसके पूरे नाम से पुकारा। फिर उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से वह गुलाबी बैंडेड हटा दी, वही बैंडेड जो पिछली रात लड़की ने उसे दी थी। उसने अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई और मासूमियत से कहा कि उसमें अभी भी एक कांटा फंसा हुआ है जिसे वह निकाल नहीं पा रहा। लड़की कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन बान बस उसकी आंखों में देखता रहा। अपनी उंगली दिखाते हुए उसने कहा कि अगर वह कांटा निकाल दे तो वह उसे जाने देगा। लड़की ने उसकी उंगली पर बने छोटे लाल कट को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा, असहायता और सोच का मिलाजुला भाव था। लड़की ने बान का हाथ पकड़ा और उससे वादा निभाने को कहा। जब वह उसकी उंगली से कांटा निकाल रही थी तब बान ने समझाया कि ऐसी परिस्थितियों में जितना ज्यादा कोई मदद करने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा बुलीज उस लड़की को परेशान करते रहते हैं। उसने भरोसा दिलाया कि कोई न कोई बीच में आएगा और इसी कारण उसने उसे हस्तक्षेप न करने के लिए कहा था। काले बालों वाली लड़की उसकी घायल उंगली को देखती रही। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा था, लेकिन साथ ही वह उसकी बातों पर विचार भी कर रही थी। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वह सच कह रहा है। उसका हाथ छोड़ने के बाद उसने एक और सवाल किया। उसने पूछा कि जो व्यक्ति खड़ा होकर सब कुछ देखता रहे और कुछ न करे, उसमें और बुली करने वाले लोगों में आखिर क्या फर्क है। अचानक किसी ने एक नाम पुकारा। यह सुनकर लड़की का ध्यान फिर से सामने चल रही घटना की ओर गया। उसने देखा कि लाल बालों वाली बर्थडे गर्ल उस लड़की की रक्षा करने के लिए आगे आ गई थी। उसने कहा कि उसने अपने फ्रेंड को मदद के लिए बुलाया था और पूछा कि वे लोग उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं। कुछ दूरी से यह सब देखकर काले बालों वाली लड़की ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शेनरान के वहां होने से अब वह लड़की सुरक्षित रहेगी। साथ ही वह सोचने लगी कि क्या शेनरान का सही समय पर पहुंचना केवल संयोग था। अब लड़की वहां से जाने वाली थी, लेकिन तभी पीछे खड़े लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रुकने को कहा। उसने उसे अपनी ओर खींचा और कहा कि अब स्थिति पहले ही सुलझ चुकी है, इसलिए उसे उसकी बात सुननी चाहिए। लड़की ने जवाब दिया कि वह उसकी उंगली से कांटा निकाल चुकी है, लेकिन बान ने अपनी उंगली की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने अभी उस पर बैंडेड नहीं लगाया है। अधीर होकर लड़की ने लंबी सांस ली और उसकी इंडेक्स फिंगर पर बैंडेड लगा दिया। इसके बाद वह मुड़कर जाने लगी। जाते जाते उसने उसे याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि काम पूरा होते ही वह उसे जाने देगा, इसलिए अब वह जा रही है। बैन बस उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद उसने सोचते हुए कहा कि लड़की सही थी। उसमें और उन क्रूर लड़कों में कोई अंतर नहीं था जो उस लड़की को परेशान कर रहे थे। यह सुनकर काले बालों वाली लड़की रुक गई। हालांकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर बान अपनी घायल उंगली को देखते हुए विचारों में खो गया। फिर उसने कहा कि अब इस वजह से लड़की को उसकी बार बार होने वाली मुलाकातों की आदत डालनी पड़ेगी। ये सुनते ही लड़की का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से में वहां से चली गई, जबकि बैन पीछे दीवार से टिककर खड़ा रहा। उधर पुलिस सफाई देने लगे कि यह सब केवल मजाक था, लेकिन रेडहेड ने सख्ती से कहा कि यह कोई मजाक नहीं था। उसने उन सभी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। जाते जाते वह घमंडी ब्लॉन्ड पीछे मुड़ा। उसने फर्श पर बैठी लड़की को फिश स्केल्स कहकर पुकारा। फिर उसने कहा कि इस बार वह भाग्यशाली रही, लेकिन अगली बार वह कुछ और भी दिलचस्प करेगा। इसके बाद किसी ने नीचे झुककर टूटे हुए कुकीज के टुकड़े उठाने शुरू किए। सुंदर हरी आंखों वाली लड़की दुख से रोने लगी। वह फर्श पर बिखरे कुकीज के टुकड़ों में से एक को हाथ में पकड़े हुए थी। तभी किसी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुलीज अब जा चुके हैं। आंखों में आंसू लिए लड़की ने ऊपर देखा। उसके सामने काले बालों वाली लड़की खड़ी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा कि क्या वह उसे उठने में मदद कर सकती है। पार्टी वाले मंचन के ऊपर रात का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। काले बालों वाली लड़की उस दूसरी लड़की के साथ बाहर निकल रही थी। तभी स्कूल ग्रुप की रेड हेयर्ड मेंबर अपने बटर के साथ उनके पीछे आई और उनसे एक पल रुकने को कहा। भारी मन से उसने माफी मांगी। उसने बताया कि पुलिस को पार्टी में बुलाने वाली वही थी और उसे अंदाजा नहीं था कि वे इतनी क्रूरता करेंगे। माफी के रूप में उसने एक बैग लड़की को दिया।
वेक्सिया ने विनम्रता से गिफ्ट स्वीकार किया और उसका धन्यवाद किया, लेकिन उसके साथ खड़ी लड़की अब भी परेशान और बेहद उदास लग रही थी। इसके बाद रेडहेड ने कहा कि इतनी रात को घर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने अपना ड्राइवर उन्हें घर छोड़ने के लिए भेजने की पेशकश की, लेकिन लिन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आसमान अब भी गहरे नीले रंग का था। मून और स्टार्स उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग कार्ड्स खेलते हुए बेट्स और ट्यूशन फीस पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा कि उसने अपनी बेटी को एलीट स्कूल में इसलिए भेजा है ताकि उसका संपर्क अमीर लोगों से हो सके। कुछ पुरुष एक अंधेरी गली में गैम्बलिंग कर रहे थे। वे हंसते हुए अपने खेल के बारे में बातें कर रहे थे। उसी समय एक काली कार वहां आकर रुकी। ड्राइवर ने बताया कि वह उन्हें केवल यहीं तक छोड़ सकता है क्योंकि आगे का रास्ता कार के लिए बहुत संकरा है। कार के अंदर काले बालों वाली लड़की ने दूसरी लड़की को एक बैग दिया। उसने बताया कि इसमें लाई द्वारा दिया गया मेडिसिन है जो उसकी चोटों के लिए है। उसने कहा कि घर पहुंचकर इसे जरूर लगा लेना। एक बार फिर लिन उसकी मदद करना चाहती थी। उसने कहा कि आगे का रास्ता बहुत अंधेरा है और वह उसके साथ चल सकती है, लेकिन लड़की ने धन्यवाद दिया और मना कर दिया। वह बैग लेकर कार से उतर गई। कार के अंदर बैठी लिन उसे जाते हुए देखती रही। लड़की धीरे धीरे उस अंधेरी गली की ओर बढ़ गई जहां कई आदमी मौजूद थे। बटरफ्लाई मार्क वाली लड़की उदास हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि दूसरी लड़की उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। आखिर उसने निष्कर्ष निकाला कि शायद इसका कारण एफ स्टूडेंट होना था, लेकिन उसके अनुसार ए स्टूडेंट्स और एफ स्टूडेंट्स केवल एक बहाना थे जिनका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को सताने के लिए करते थे। गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने मन ही मन कहा कि अब जबकि वह स्कूल एक्स का हिस्सा है, वह चुपचाप खड़ी होकर कुछ नहीं कर सकती। उसी समय उसे अपना अतीत याद आ गया। उसे वे लोग याद आए जो उसके बारे में बुरी बातें करते थे और पूछते थे कि क्या वह विकलांग है। उनकी बातें उसकी सुनने की क्षमता से जुड़ी थीं क्योंकि उसके कान में कुछ अलग था। यादों में उसने खुद को एक छोटी बच्ची के रूप में देखा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और अपने बाईं ओर कान को पकड़े हुए थी। वह दूसरों से विनती कर रही थी कि वे ऐसी बातें करना बंद कर दें। तभी एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि वह उसके पीछे खड़ी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने उसे दखल देने वाला कहा। फिर उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। लड़के ने वेश्या से कहा कि वह जल्दी से वहां से चली जाए, लेकिन वेश्या केवल यही विनती कर सकती थी कि वे लोग उस लड़के को चोट ना पहुंचाइए। अचानक लिन चौंक कर नींद से जाग गई। उसके मुंह से जोर से नो निकला। वह तुरंत उठकर बैठ गई और तेजी से सांस लेने लगी। अपना हाथ सीने पर रखते हुए वह कुछ देर तक शांत होने की कोशिश करती रही। फिर उसने अपने बाएं कान को छुआ। वह समझ गई कि उसने फिर से अतीत का सपना देखा है। कुछ समय बाद वह स्कूल के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी नीली बोटाई ठीक की और उसे अपने गले में सही तरह से लगाया। फिर मिरर के सामने खड़ी होकर उसने अपने बाएं कान में सफेद हियरिंग एड लगाया। इसके बाद उसने अपने लंबे काले बालों को इस तरह व्यवस्थित किया कि हियरिंग एड दिखाई न दे। तभी उसकी आंट पीछे आ गई। उसने पूछा कि क्या उसे हाल ही में हार्टबर्न की समस्या नहीं हो रही थी क्योंकि उसने उसके लिए आइस टी बनाई है। थोड़ी असहज होकर लड़की ने कहा कि शायद ये टी पीना अच्छा विचार नहीं होगा, लेकिन उसकी आंट ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि अगर हार्टबर्न है तो आइजड टी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कुछ समय बाद CIA ने वह आइजड टी पी। उसने तुरंत घिन भरा चेहरा बनाया और शिकायत की कि उसका स्वाद बहुत कड़वा है। असहज होकर लड़की ने पूछा कि क्या उसे भी यह स्वाद पसंद नहीं आया। फिर उसने कहा कि अगली बार वह अपनी आंट से रेसिपी सुधारने के लिए कहेगी। CIA उस समय उसकी डेस्क पर बैठी थी। उसने पूछा कि क्या वह किसी क्लब में शामिल होगी। फिर उसने कहा कि वह चाहती है कि दोनों बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करें। इसके बाद उसने याद दिलाया कि बैन भी उसी क्लब में होगा। साथ ही उसने उसे बैन के मामले में मदद करने का अपना वादा भी याद दिलाया। काले बालों वाली लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नजर डेस्क पर रखी एक बुक पर गई। खुले हुए पेज पर एक लंबी ब्लॉन्ड महिला सेलो बजा रही थी, लेकिन उत्साहित CIA ने वह बुक देखी ही नहीं। वह खड़ी हुई और बोली कि क्लासरूम में बैठकर केवल पढ़ते रहना अच्छा नहीं है, उन्हें थोड़ा एक्सरसाइज भी करना चाहिए। काले बालों वाली लड़की कुछ कहती उससे पहले ही CIA ने घोषणा कर दी कि फैसला हो चुका है और वे निश्चित रूप से बहुत मजे करेंगे। इसके बाद ब्रूनेट आगे बढ़ी। वह बैन की डेस्क तक गई और उसके ऊपर मिल्क का एक कार्टन रख दिया। फिर उसने संतुष्ट होकर कहा कि आज का उसका मिशन पूरा हो गया। उधर बटरफ्लाई मार्क वाली लड़की डेस्क पर रखी मैगजीन में सेलो बजाती सुंदर ब्लॉन्ड महिला को देख रही थी। कुछ देर बाद उसने ब्राउन मैगजीन बंद कर दी। वह क्लासरूम में अकेली बैठी रही। उसी समय बैन और उसका फ्रेंड क्लासरूम में आए। फ्रेंड ने डेस्क पर रखा मिल्क देखकर पूछा कि यह वहां कैसे आया। उत्साहित होकर उसने कहा
कि यह तो बैन का पसंदीदा ब्रांड भी है। फिर उसने मजाक में कहा कि यह जरूर किसी लड़की ने दिया होगा जो उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। इसके बाद उसकी नजर पीछे बैठी काले बालों वाली लड़की पर गई। वह अपने नोटबुक पर ध्यान लगाए बैठी थी। बैन चुप हो गया। मन ही मन उसने महसूस किया कि रेड हेड की बर्थडे पार्टी के बाद से लड़की उससे बचने लगी है। फिर उसने अपनी डेस्क पर रखा मिल्क अपने फ्रेंड को देने की कोशिश की, लेकिन फ्रेंड ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि अगर उसने बैन का मिल्क ले लिया तो बैन की कोई फैन उसे मार डालेगी। पीछे बैठी लड़की दोनों को देख रही थी। वह सोच रही थी कि शायद बैन उससे नाराज है, क्योंकि पिछली बार उसने उससे जो बातें कही थीं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि बैन के पास बहुत सारे काम होते हैं। शायद वह उस घटना को कब का भूल चुका होगा। इसके बाद उसने अपने हाथों को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हुए सिर उन पर रख दिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच रही थी कि बास्केटबॉल क्लब में वह बैन से टकराने से बच नहीं पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो वह क्या करेगी। स्कूल जिम के बास्केटबॉल एरिया में कई स्टूडेंट्स जमा थे। उसी समय सीआईए ने पूछा कि क्या बैन बास्केटबॉल क्लब में आया है। बास्केटबॉल फेंकते हुए निंग ने जवाब दिया। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने कहा कि जैसे ही बैन को पता चला कि वह लड़की भी वहां होगी, उसने आने का विचार छोड़ दिया। इतना कहकर निंग ने बॉल को हूप की ओर फेंका। बॉल सीधे बास्केट में जाकर गिरी। इसके बाद उसने कहा कि बैन अब आना ही नहीं चाहता। अपने काले और गुलाबी शर्ट से चेहरा पोंछते हुए वह बोल रहा था। यह सुनकर सीआईए चिढ़ गई। उसने उसे इडियट कहा और पूछा कि क्या उसे ठीक से बात करना नहीं आता। उधर वेइशिया अपनी फ्रेंड को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, और निंग इस पूरे दृश्य को देखकर मजाकिया मुस्कान के साथ खड़ा था। निंग ये कहने ही वाला था कि वह बास्केटबॉल खेल रहा है और उसकी स्किल्स बैन से बेहतर हैं, लेकिन उसका फ्रेंड तुरंत बीच में बोल पड़ा और उससे कहा कि वह सीआईए को उकसाना बंद करे। इसके बाद ब्रूनेट की फ्रेंड ने बताया कि बान बास्केटबॉल क्लब में बहुत कम आता है। वह केवल सेमेस्टर में कुछ ही बार दिखाई देता है और ग्रुप एक्टिविटीज में भी हिस्सा नहीं लेता। यह सुनकर सीआईए निराश हो गई। सिर झुकाए हुए उसने दुखी स्वर में कहा कि वह बैन के करीब आने के लिए बास्केटबॉल क्लब में शामिल हुई थी, लेकिन उसे अब तक उसकी एक झलक भी नहीं मिली। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह तुरंत पीछे खड़ी बटरफ्लाई मार्क वाली अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़कर उसकी ओर मुड़ी। फिर उसने पूछा कि क्या वह उसके लिए बैन को एक लेटर दे सकती है। यह सुनकर लड़की थोड़ी असहज हो गई। उसने सीआईए का नाम लेकर कहा कि वह बैन के करीब नहीं है, लेकिन सीआईए ने उदास होकर पूछा कि क्या सच में ऐसा है। फिर अचानक उसका उत्साह लौट आया। उसने कहा कि भले ही वे दोनों करीब ना हों, लेकिन उसकी फ्रेंड रोज उसके पास बैठती है, इसलिए जब वह क्लास असाइनमेंट्स बांटे तब चुपके से लेटर उसे दे सकती है। काले बालों वाली लड़की ने पूछा कि वह खुद जाकर लेटर क्यों नहीं देती। यह सुनकर सीआईए उदास हो गई। उसने स्वीकार किया कि उसे रिजेक्शन का डर लगता है। उसने कहा कि उसकी फ्रेंड भाग्यशाली है, क्योंकि उसे किसी से उतना प्यार नहीं है जितना वह बैन से करती है, इसलिए उसे इतनी घबराहट महसूस नहीं होती। कुछ ही क्षण बाद उसका उत्साह फिर लौट आया। उसने अपनी फ्रेंड के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि सही समय आने पर वह खुद सामने आएगी। वह बान को बताएगी कि रोज उसे मिल्क देने वाली लड़की वहीं थी। इसके बाद उसने अपनी बाहें फैलाईं। उसके हाथ में गुलाबी रंग का लेटर था। उसने कहा कि लेटर पहले से तैयार है और वह नहीं चाहती कि किसी को इसके बारे में पता चले। उत्साहित होकर उसने फिर अपनी फ्रेंड से मदद मांगी। साथ ही वीकेंड पर आइसक्रीम खिलाने का वादा भी किया। आखिरकार काले बालों वाली लड़की अपनी फ्रेंड के लिए यह काम करने को तैयार हो गई। कुछ समय बाद धूप क्लासरूम की खिड़की से अंदर आ रही थी। वेश्या अपनी बाहों में पेपर्स का बड़ा ढेर लिए डेस्क्स के बीच घूम रही थी और असाइनमेंट्स बांट रही थी। उसी दौरान उसने सोचा कि कमरे में अभी कोई नहीं है। वह इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से बैन की डेस्क पर लेटर रख सकती है। धीरे से उसने हाथ बढ़ाया और गुलाबी लेटर लड़के की बुक के अंदर रखने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। नोटबुक के पेजेस उड़ गए और लेटर उसके हाथों से निकलकर हवा में उड़ गया। यह अप्रत्याशित घटना देखकर लड़की स्तब्ध रह गई। वह तुरंत मुड़ी और लेटर को खोजने लगी। कुछ ही दूरी पर उसे लेटर कमरे के बीचों बीच फर्श पर पड़ा दिखाई दिया। वह उसे उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन उससे पहले कि वह लेटर तक पहुंच पाती, किसी और ने उसे उठा लिया। लड़की वहीं रुक गई। उसने सामने देखा। बैन उसके हाथ में पकड़े लेटर को पढ़ रहा था और यह देख रहा था कि वह किसके नाम पर लिखा गया है। थोड़ा असहज होकर उसने पूछा कि क्या यह लेटर उसके लिए है। उसने एनवेलप पर अपना नाम पढ़ लिया था। यह देखकर काले बालों वाली लड़की जल्दी से उसके पीछे जाने लगी, लेकिन बैन लेटर खोलने लगा और अंदर का कागज बाहर निकाल लिया। जब लड़की वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी बैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे कमरे से बाहर जाने से रोक दिया। असहज होकर लड़की पीछे मुड़ी और उसे देखने लगी। उधर बैन अब भी उसका हाथ पकड़े हुए था। उत्साहित मुस्कान के साथ उसने पूछा
कि क्या वह उसे बाहर बुला रही है। फिर उसने चमकते चेहरे के साथ कहा कि बात तय रही, वह परसों दोपहर को वहां पहुंचेगा। यह सुनते ही लड़की के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसे एहसास हुआ कि बान ने सब कुछ गलत समझ लिया है। वह तुरंत उसे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन उसी समय कुछ शोर मचाते लड़के क्लासरूम में आ गए। वे मौसम और फोरकास्ट की बात कर रहे थे। लड़की ने तुरंत मौका देखकर खुद को उससे दूर कर लिया। नए आए स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं देखा। काले बालों वाली लड़की चुपचाप कमरे से निकल गई। वह उन लड़कों के पीछे पीछे चलती हुई बाहर आई। उसका मन बेचैन था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बैन उस मीटिंग में आएगा। कुछ दिन बाद मीटिंग का दिन आ गया। आसमान में तेज धूप चमक रही थी। स्टूडेंट्स पब्लिक बस का इंतजार कर रहे थे। काले बालों वाली लड़की मन ही मन सोच रही थी कि बान ने आने का वादा किया है, इसलिए इस बार वह मीटिंग मिस नहीं करेगा। अनजाने में उसने अपने हियरिंग एड को छू लिया, जो उसके लंबे बालों के नीचे छिपा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में इतनी बेचैनी क्यों है। तभी सामने खड़ी बस हट गई, जो अब तक उसका दृश्य रोक रही थी, और उसी क्षण उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। वहां दो लोग खड़े थे। लंबे बालों वाली लड़की दूर से उन्हें देखने लगी। सड़क के दूसरी ओर CIA बैन की बाह पकड़े हुए थी और खुशी खुशी उससे बातें कर रही थी। उधर बैन अपने फोन में व्यस्त था और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। यह दृश्य देखकर लड़की स्तब्ध रह गई। उसने अनजाने में अपना हाथ भी कान से हटा लिया। उसी समय दूसरी तरफ खड़ी CIA ने उसे देख लिया। वह उत्साह से हाथ हिलाते हुए उसे पुकारने लगी, लेकिन अचानक लड़की मुड़ गई। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने अपनी फ्रेंड की आवाज सुनी ही ना हो। मन ही मन वह सोच रही थी कि वह ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे उसने कोई गलती की हो, और इस समय उसे पकड़े जाने का डर महसूस हो रहा था। उधर बैन उसकी ओर देखता रहा, जबकि CIA सोच रही थी कि शायद उसकी फ्रेंड ने उसे सुना ही नहीं। काले बालों वाली लड़की ने उदास होकर सोचा कि बान ने वास्तव में उस लेटर को गलत समझ लिया था। उसने अपने बैकपैक की स्ट्रैप को कसकर पकड़ लिया। वह खुद को याद दिला रही थी कि उसने केवल एक मैसेज पहुंचाया था। तभी सड़क के बीच में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसके फोन पर एक मैसेज आया था। मैसेज CIA का था। उसने लिखा था कि वह और बैन वीकेंड पर बाहर जा रहे हैं। इसी कारण वह अपनी फ्रेंड के साथ आइसक्रीम खाने नहीं जा पाएगी। हालांकि उसने बाद में इसकी भरपाई करने का वादा भी किया था। मैसेज पढ़ने के बाद लड़की कुछ अधिक शांत दिखाई दी। उसे जैसे राहत मिली हो। इसके बाद उसने देखा कि CIA और बैन एक काली कार में बैठ गए। कार के अंदर CIA लगातार बातें कर रही थीं और बहुत खुश लग रही थीं। दूसरी तरफ बैन गंभीर भाव से सामने देख रहा था और बातचीत में हिस्सा नहीं ले रहा था। लड़की ने राहत की सांस ली। उसे अपनी फ्रेंड के लिए थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। उसने अपने फोन पर जवाब टाइप किया कि कोई बात नहीं, और उन्हें अच्छा समय बिताने की शुभकामनाएं दी। दिन समाप्त हो गया। रात हो चुकी थी। काले बालों वाली लड़की अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। वह मन ही मन एक वेबसाइट के डेटा को बहुत कमजोर बता रही थी, क्योंकि गॉसिप और कमेंट सेक्शन में कोई नई पोस्ट नहीं थी। खिड़की के बाहर मून चमक रहा था। तभी उसकी नजर एक दूसरी साइट पर गई जहां कोई न्यूज नहीं थी। वह सोचने लगी कि शायद यह साइट हाल ही में बनाई गई है, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी और चीज पर गया। उसकी निकट दृष्टि वाली फ्रेंड मो ने उसे एक मैसेज भेजा था। मो ने लिखा था कि स्कूल गॉसिप फोरम में अफरा तफरी मची हुई है। साथ ही उसने फोरम का लिंक भी भेजा। जिज्ञासावश लड़की ने लिंक खोल लिया। वहां सीएगे की एक पोस्ट थी। पोस्ट में बैन की स्विमिंग पूल वाली तस्वीर लगी हुई थी। नीचे कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि यह बैन का घर है और अब दोनों को ऑफिशियली साथ हो जाना चाहिए। लड़की ने अपना फोन लैंडस्केप मोड में घुमा लिया। फिर वह तस्वीर को जूम करके ध्यान से देखने लगी। तस्वीर में बैन पूल के अंदर दिखाई दे रहा था। उसी समय मो ने कमेंट किया कि बैन कितना हैंडसम लगता है। उसने यह भी कहा कि वे फिर से स्विमिंग कर रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि उस एक्सीडेंट के बाद वह कभी पानी में नहीं उतरेगा। ये बात सुनते ही लड़की कांप सी गई। बैनशंग और स्विमिंग पूल का नाम सुनते ही उसके पुराने जख्म फिर ताजा हो गए। उसे अतीत की याद आने लगी। उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो लेयांग को पुकार रहा था। फिर उसने देखा कि किसी ने लेयांग की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उसे खड़े होने का आदेश दिया। उस लड़के ने, जो उसका कॉलर पकड़े हुए था, मुस्कुराते हुए पूछा कि उसे दिखावा करना इतना पसंद था, तो अब वह इस तरह पिट क्यों रहा है। यह याद आते ही काले बालों वाली लड़की घबरा गई। उसने तुरंत मो को मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि वह आखिर किस घटना की बात कर रही है, लेकिन मो ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, शायद उसे गलत याद आया होगा। अगले दिन एक व्यवस्थित और सुंदर क्लासरूम में खिड़की से आती प्राकृतिक रोशनी फैली हुई थी। उसी समय ब्रूनेट किसी बात पर प्यारा दिखने की कोशिश कर रही थी। ब्रूनेट ने उदास होकर कहा कि उससे गलती हो गई थी और उसने वेक्सिया से माफी मांगी।
इसके बाद उसने वीकेंड की बात छेड़ी और कहा कि अपनी गलती की भरपाई करने के लिए वह अपनी फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लाई है। वह एक हैंडबैग था जो हाल ही में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ब्रूनेट ने कहा कि यह बैग काले बालों वाली लड़की के स्टाइल पर बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनते ही लड़की ने तुरंत कहा कि यह बहुत महंगा गिफ्ट है और वह इसे कैसे स्वीकार कर सकती है। ब्रूनेट उदास हो गई। उसने बताया कि उसने 2 बैग्स खरीदे थे ताकि दोनों फ्रेंड्स एक जैसे बैग्स इस्तेमाल कर सकें। उसने कहा कि अगर उसकी फ्रेंड अपना बैग इस्तेमाल नहीं करेगी तो वह अकेली रह जाएगी और उसे बहुत दुख होगा। यह सुनकर काले बालों वाली लड़की ने स्नेह से अपनी फ्रेंड को देखा। उसने गिफ्ट के लिए धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि वह उसका अच्छी तरह उपयोग करेगी। कुछ समय बाद लड़की अपनी नोटबुक में लिख रही थी। उसके बगल में बैठी ब्रूनेट किसी गहरी सोच में डूबी हुई दिखाई दे रही थी। फिर वह झुककर उसके कान में धीरे से बोली कि वीकेंड पर वह बैन के घर गई थी। उसने उत्साह से बताया कि इस वजह से दोनों पहले से अधिक करीब आ गए हैं। अपनी फ्रेंड के लिए बेहद खुश होकर काले बालों वाली लड़की मुस्कुराई। उसने मजाक में कहा कि आखिरकार क्यूपिड का तीर बैन को भी लग गया। यह सुनते ही ब्रूनेट ने पूछा कि क्या उसकी फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रही है। इसके बाद उसने अपनी उंगलियों को बिल्ली के पंजों की तरह बनाकर उसे डराने की कोशिश की। अगले ही पल उसने अपनी फ्रेंड को गुदगुदाना शुरू कर दिया। काले बालों वाली लड़की बार बार कह रही थी कि वह बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ब्रूनेट ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने कहा कि जब तक उसकी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करेगी, वह नहीं रुकेगी। हंसते हुए काले बालों वाली लड़की अपनी चेयर से उठ गई। उसके दाहिने हाथ में पेन था और उसने दोनों हाथ थोड़े ऊपर उठा दिए। मुस्कुराते हुए उसने हार मान ली और पीछे हटने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वहां सफेद शूज की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी। पीछे हटते हुए वह सीधे उस व्यक्ति से टकरा गई। वह तुरंत मुड़ी और शर्मिंदगी के साथ माफी मांगने लगी। लेकिन उसी दौरान उसके हाथ में पकड़ा काला पेन अनजाने में बान की सफेद शर्ट पर लग गया। बान गंभीर चेहरे के साथ उसके पीछे खड़ा था। यह देखकर बटरफ्लाई मार्क वाली लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कुछ क्षणों तक वह कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाई। फिर वह जल्दी से पीछे हट गई और शर्माते हुए दोबारा माफी मांगने लगी। तभी ब्रूनेट उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने आकर्षक मुस्कान के साथ अपने प्रिय व्यक्ति को गुड मॉर्निंग कहा। फिर उसने समझाया कि वेक्सिया ने यह जानबूझकर नहीं किया और उसे इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए। उधर काले बालों वाली लड़की घबराकर बैन की ओर देखती रही। बैन ने बस ब्रूनेट को अपने साथ आने के लिए कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस शांत स्वर में उसे बुलाकर क्लासरूम से बाहर ले गया। क्लासरूम में चश्मा पहनी लड़की ने अपनी कॉलीग को आवाज दी। खुशी से भरी मो ने वेक्सिया से हॉलवे की ओर देखने को कहा। उसने बताया कि बैन और सीआईए वहां बात कर रहे हैं और दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। यह सुनते ही काले बालों वाली लड़की का ध्यान उधर चला गया। उसने हॉलवे की ओर देखा। दूर से वह दोनों को बात करते हुए देख सकती थी। ब्रूनेट शर्म से लाल थी और बहुत उत्साहित दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर बैन गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। यह दृश्य देखकर वेश्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी भी थी। उसने अपना सफेद वायरलेस ईयरफोन निकाला और कान में लगाया। चेयर पर बैठी हुई वह सामने देखती रही। फिर उसने खुद से स्वीकार किया कि वास्तव में दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ घंटों बाद क्लास समाप्त हो चुकी थी। ब्रूनेट खुशी से भरी हुई बैन के पीछे पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुशी के बादलों पर चल रही हो। जब दोनों क्लासरूम में दाखिल हुए तो कुछ स्टूडेंट्स ने मजाक में पूछा कि उन्हें पूरी क्लास मिस करने में इतना समय कैसे लग गया। उन्होंने यह भी पूछा कि उनकी बातचीत कैसी रही। यह सुनते ही ब्रूनेट शर्म से लाल हो गई। उसने तुरंत उन लड़कों से बकवास न करने को कहा। उधर बान पहले ही अपनी डेस्क तक पहुंच चुका था और उसने उसे पीछे छोड़ दिया था। काले बालों वाली लड़की सामने बैठे बान को देख रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि दोनों के बारे में कितनी अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन बान ने कभी भी इन अफवाहों के बारे में कुछ नहीं कहा। यह सोचकर वह उत्सुक हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि बान को लोगों की राय की परवाह नहीं है या फिर कोई और कारण है, लेकिन अगले ही पल वह फिर उदास हो गई। उसने अपने कान ढक लिए और खुद से पूछा कि वह इस बारे में सोच ही क्यों रही है। आखिर यह उसका मामला नहीं था। उसी समय बैन के फ्रेंड ने उसकी शर्ट की ओर इशारा किया। उसने पूछा कि उस पर यह क्या बना हुआ है और किसकी हिम्मत हुई कि उसकी शर्ट पर दिल का निशान बना दे। बैन ने नीचे देखकर अपनी शर्ट को देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह किस दिल की बात कर रहा है। पीछे बैठी लड़की को अचानक एहसास हुआ कि यह शायद उसी पेन की वजह से हुआ होगा जब वह उससे टकराई थी। यह सोचकर बैन का फ्रेंड हंस पड़ा। उसने मजाक में कहा कि यह किसी जंगली और गर्म मिजाज वाली बिल्ली का काम होगा। यह सुनकर पीछे बैठी लड़की तनाव में आ गई। अचानक एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा और उसके कान से छोटा ईयरफोन निकाल लिया।
निंग ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्या सुन रही है जो इतना दिलचस्प है। उसने कहा कि वह भी सुनना चाहता है। काले बालों वाली लड़की बस उसे देखती रह गई। निंग ने ईयरफोन अपने कान में लगाया और कहा कि यह तो कमाल है। फिर उसने पूछा कि अगर यह सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है तो इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही। उसके अनुसार ईयरफोन तो साउंड आइसोलेट भी नहीं करता। यह सुनते ही लड़की जल्दी से खड़ी हो गई। उसने उससे अपना ईयरफोन वापस मांगा, लेकिन निंग उसे चिढ़ाने लगा। उसने कहा कि जब ईयरफोन में कोई आवाज ही नहीं है तो वह इतनी घबराई हुई क्यों है। उधर दोनों की बातचीत चल रही थी। सामने बैठा बान एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। उसने होंठ दबाए और मन ही मन सोचा कि आसपास कितना शोर हो रहा है। कुछ समय बाद आसमान गहरे नीले रंग का दिखाई दे रहा था। चारों ओर पेड़ पौधों की हरियाली और भी सुंदर लग रही थी। स्कूल के बाहर दोनों फ्रेंड्स फिजिकल एजुकेशन यूनिफॉर्म पहने खड़ी थीं। ब्रुनेट गर्म मौसम की शिकायत कर रही थी। उसने कहा कि ऐसे मौसम में आउटडोर फिजिकल एजुकेशन क्लास करवाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। वह अपने हाथ से खुद को हवा कर रही थी। तभी काले बालों वाली लड़की मुस्कुराई और अपनी बगल की ओर इशारा किया। उसने पूछा कि क्या सीआईए वहां इंतजार करेगी जब तक वह दोनों के लिए आइस्ड लेमन टी खरीद कर लाती है। यह सुनकर ब्रुनेट तुरंत उत्साहित हो गई। वह गर्मी से परेशान हो चुकी थी। काले बालों वाली लड़की एक वेंडर के पास गई और 2 आइस्ड लेमन टी खरीदी। कुछ ही देर बाद वह मुस्कुराते हुए वापस लौट आई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि अब उसकी फ्रेंड अकेली नहीं थी। उसके पास बैन खड़ा था। सीआईए उससे पूछ रही थी कि उसे प्लम स्वीट्स इतनी पसंद क्यों हैं। उसने यह भी पूछा कि क्या वे वास्तव में इतने स्वादिष्ट होते हैं। बैन ने केवल हाँ में जवाब दिया। वह इस विषय में खास रुचि नहीं दिखा रहा था। इसके बाद ब्रुनेट ने पूछा कि क्या वह उसके साथ कुछ स्वीट्स खरीदने चलेगा। पहले तो बैन को कोई दिलचस्पी नहीं दिखी, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़ी काले बालों वाली लड़की पर पड़ी। वह दोनों को देख रही थी। बैन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ब्रुनेट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह देखकर बटरफ्लाई मार्क वाली लड़की के चेहरे पर नाराजगी आ गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। बैन विजयी मुस्कान के साथ आगे चल पड़ा। उसके पीछे सीआईए चल रही थी। उसने पछतावे वाला चेहरा बनाया और धीरे से अपनी फ्रेंड से माफी मांगी। उसने कहा कि बैन खुद उससे बात करने आया था। फिर उसने मुस्कुराकर सामने चलते बैन की ओर इशारा किया। काले बालों वाली लड़की दोनों को संदेह भरी नजरों से देखती रही। उसे लगा जैसे वे दोनों उसे लगभग नजरअंदाज कर रहे हों। वह सोचने लगी कि क्या बैन उससे बदला ले रहा है, क्योंकि वह जानता था कि आमतौर पर लंच के समय वह और सीआईए साथ रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में बैन हमेशा पहले सीआईए को बुला लेता था और वेईशिया अकेली रह जाती थी। शुरुआत में उसे लगा था कि यह केवल संयोग है, लेकिन यह घटना इतनी बार हुई कि अब बात बिल्कुल साफ थी। बैन जानबूझकर उसे उकसा रहा था। हालांकि वह ऐसा क्यों कर रहा था यह केवल वही जानता था। तभी उसका डेस्क मेट अचानक उसके सामने आ गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि वह अकेली खड़ी होकर क्या सोच रही है। लड़की ने कहा कि कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि उसने गौर किया है कि बैन लगभग हर बार गुलाबी रंग पहनता है। यह सुनकर उसके डेस्क मेट ने तुरंत जवाब दिया। उसने कहा कि पिंक उसका लकी कलर है और उसे लगता है कि इसे पहनकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अचानक उसने लड़की के हाथ से एक कप पकड़ लिया। उसने शिकायत की कि बास्केटबॉल गेम के बाद उसे बहुत प्यास लगी है। नाराज होकर लड़की ने पूछा कि क्या वह बच्चा है, क्योंकि वह हमेशा उसकी चीजें उठा लेता है। बिना झिझक निंग ने जवाब दिया कि ल्यू तो शांग के साथ चली गई है, इसलिए उसके लिए ड्रिंक खरीदना बेकार है। बेहतर है कि वह ड्रिंक उसे ही दे दिया जाए। लड़की ने झुंझलाकर सांस छोड़ी। उसका डेस्क मेट आराम से उसका आइस टी पीता रहा। दूसरी ओर शेन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह लिन को फिर से निंग के साथ हंसते बोलते देख रहा था। दांत भींचते हुए वह मन ही मन शिकायत करने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि लिन दूसरों से सामान्य रूप से बात कर सकती है, लेकिन उससे बचने की कोशिश क्यों करती है। इसके बाद वह स्वीट्स वाले स्टॉल से मुड़ गया। लियू ने आश्चर्य से पूछा कि क्या हुआ। उसके हाथ में कैंडीज का बैग था। बिना पीछे देखे शेन ने कहा कि वह जा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर ब्रुनेट उदास हो गई। उसने कैंडीज के बैग को कसकर पकड़ लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसने अपनी फ्रेंड को अकेला छोड़ दिया ताकि वह बान के साथ स्वीट्स खरीद सके, लेकिन बैन तो उसे भी अकेला छोड़कर चला गया। आंखों में आंसू लिए उसने सोचा कि आखिर वह बैन के लिए क्या मायने रखती है। समय बीतता गया। एक सप्ताह गुजर गया और सीआईए क्लासरूम में दिखाई नहीं दी। इससे उसकी फ्रेंड की चिंता और बढ़ गई। एक दिन मो ने धीरे से लिन का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने बताया कि उसने सुना है कि शांग ने पिछले वीकेंड ल्यू के साथ होने वाली डेट कैंसिल कर दी थी। मतलब ल्यू को रिजेक्ट कर दिया गया था।
यह सुनकर बटरफ्लाई मार्क वाली लड़की स्तब्ध रह गई। मो ने आगे बताया कि उसने यह भी सुना है कि बैन वास्तव में फाइनल ईयर की किसी सीनियर स्टूडेंट को पसंद करता है। फैंग के अनुसार वह लड़की इतनी घमंडी है कि अब स्कूल ही नहीं आ रही। शायद वह मजाक का विषय बनने से बचने के लिए लीव पर चली गई है। अपनी कॉलीग की बातें सुनकर काले बालों वाली लड़की गहरी सोच में पड़ गई। उसने पहले ही अपनी फ्रेंड को कई मैसेजेस भेजे थे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया था। इससे उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने अपनी फ्रेंड को कॉल करने का फैसला किया। फोन बंद नहीं था, कॉल बस डिक्लाइन कर दी गई थी। यह जानकर उसे थोड़ी राहत मिली। कुछ देर सोचने के बाद उसने महसूस किया कि अपनी फ्रेंड के लिए यह सब कितना कठिन रहा होगा। उसे बैन ने ठुकरा दिया था और उस लेटर को पहुंचाने वाली भी वही थी। दृढ़ निश्चय के साथ लड़की ने फैसला किया कि अब उसे बैन से मिलना होगा। वह इस पूरी गलतफहमी को साफ करना चाहती थी और सच्चाई स्पष्ट करना चाहती थी।